हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 के जितने भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इसके पहले हमने फिजिक्स के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करा दिया है एक वीडियो में, और जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने 2 वीडियो में करा रखा है। पहले वीडियो में हमने फिजिक्स पार्ट 1 के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कराया है। सेकेंड वीडियो में हमने फिजिक्स पार्ट 2 के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो करा दिया है। वो सभी वीडियो आपको कहां मिलेंगे, तो सभी वीडियो आपको फिजिक्स का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय फिजिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको फिजिक्स के डेरिवेशन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जाएंगे, वहां पे आपको फिजिक्स का डेरिवेशन जो है वो 33 हमने डेरिवेशन करा रखा है। 33 डेरिवेशन के वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, चाहे चैप्टर वाइज टॉपिक हो, चाहे वो आपका जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो या 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, या चाहे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में बना रखा है। केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सभी केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं जो हमें आज टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही सभी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे लाई जाती हैं। क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब जैसे ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 2 नंबर के जितने भी फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक चैप्टर है, इसमें जितने भी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं वो देखेंगे। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बेस्ड भी लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखे जाते हैं। मतलब पहले कोई परावैद्युतांक नहीं लिया गया है और 2 आवेशित गोले हैं और उनको वायु में रखा जा रहा है। वायु में रखा गया यानी कि हमने कोई भी परावैद्युतांक नहीं लिया है, लेकिन अब फिर से वही 2 आवेशित गोलों को हम समान आवेश वाला जो गोले हैं उनको लेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में उन गोलों को रखेंगे। तो हमको इन दोनों पर बल निकालना है, यानी पहले आपको कूलॉम के नियम से बल निकालना है। तो देखिए 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखी जाती है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई प्लस q आवेश हो गया और इससे r दूरी पर माइनस q आवेश हो गया। ठीक है, इससे कितने दूरी पर, r दूरी पर आपका माइनस q आवेश है, और इस पे लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। तो कूलॉम के नियम से देखिए, जब यहाँ पे कोई भी परावैद्युतांक नहीं लिया गया है तो यहाँ पे कूलॉम का नियम लगेगा, क्योंकि 2 नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को जो वायु में रखा गया है, यानी पहले लगने वाला जो बल है उसमें कोई परावैद्युतांक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कूलॉम के नियम से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम से पहले बल जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 × Q2/r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी परावैद्युतांक नहीं लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो दूरी r थी, लेकिन उनके बीच कोई परावैद्युतांक नहीं था, जबकि परावैद्युतांक k की जगह वायु था। तो हमने ये अपना पहला समीकरण बना लिया कूलॉम के नियम से। अब कह रहा है कि जब इनके बीच, यानी इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच अब कोई परावैद्युतांक k भी रख दिया जाए, तब ये लगने वाला बल F डैश क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लेंगे कि यदि माध्यम यानी कि k परावैद्युतांक
माध्यम हम ले रहे हैं, ठीक है, यानी के परावैद्युतांक का माध्यम हो तब लगने वाला F जो बल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो बल निकलेगा, अब जो समीकरण बनेगा वो F डैश करके निकलेगा, यानी अब जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, F डैश करके निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद रखिए अब की बार हमें माध्यम का परावैद्युतांक नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम किससे गुणा कर देंगे, K से गुणा कर देंगे। बाकी आपका आवेश जो है वो समान रहेगा, यानी Q1 Q2 वैसे ही रहेगा, और इनके बीच की दूरी जो है R स्क्वायर वो भी सेम रहेगी। अब ये अपना समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने समीकरण बनाया हुआ है, समीकरण 2 और 1 दोनों को भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 और 1 को भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कोई भी यहाँ पे सिंबल या संख्या नहीं दी होगी, आपको डायरेक्ट इस बेस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम दोनों समीकरण का भाग देंगे तो हमें 2 में 1 का भाग देना है। तो समीकरण 2 हमने ये बना रखा है, तो यहाँ पे अगर समीकरण 2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F डैश अपान F, क्योंकि हमें दोनों का भाग देना है, इज इक्वल टू, पहले F डैश का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K और ब्रैकेट में Q1 इंटू Q2 और अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, F का मान क्या है, पहला समीकरण का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे परावैद्युतांक K जो है वो नहीं होगा, यहाँ पे सीधे आपका Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीजें भाग देने पे कटेंगी हम उसे काट देंगे, जैसे ये आपका Q1 Q2 पूरा कट जाएगा और इधर का आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, F डैश अपान F इक्वल टू बच जाएगा आपका केवल K। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F डैश इज इक्वल टू F डैश अपान F इज इक्वल टू 1/K बचेगा, क्या बचेगा, 1/K बचेगा। अब इसी 1/K को अगर हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए था दूसरा बल, पहला बल तो हमें कूलाम के नियम से पता चला, लेकिन दूसरा बल जो हमें माध्यम परावैद्युतांक K लेने पर निकालना है वो है F डैश। तो अगर हम यहाँ से F डैश को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, F का अगर तिर्यक गुणा कर दे 1 के पास तो F ऊपर आ जाएगा अपान K हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी जो हमारा सेकंड बल जो निकल रहा है, दूसरा जो बल निकलेगा F डैश वो किसके बराबर होगा, पहले बल के अनुपात के और परावैद्युतांक के, ठीक है। यानी पहले बल के जो F है और जो परावैद्युतांक K है उन दोनों के अनुपात के बराबर आपका दूसरा बल होगा जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमसे कहा क्या है कि दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में रखा जा रहा है, यानी पहले माध्यम का परावैद्युतांक कोई नहीं है, फिर उसमें लगने वाला बल जब कैलकुलेट करेंगे तो परावैद्युतांक K नहीं है, तो यानी लगने वाला बल आपका कूलाम के नियम से निकलेगा। हमें पता ही है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकलता है, तो हमने कूलाम का नियम यहाँ पे यूज कर लिया, जिसमें हमने माध्यम का परावैद्युतांक कुछ नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले वायु दिया है। अगर हमें पहले परावैद्युतांक K दिया होता तो हम पहले समीकरण ये बनाते, लेकिन पहले परावैद्युतांक K नहीं दिया था, बाद में दिया था। तो जब हम F डैश निकालेंगे तब माध्यम का परावैद्युतांक K लेंगे, उसके बाद दोनों समीकरण का भाग दे देंगे तो सब सेम होने के कारण कट जाएगा, केवल F डैश अपान F इज इक्वल टू 1/K बचेगा। यहाँ पे F को इधर 1 के साथ तिर्यक गुणा करने पे क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू F/K हो जाएगा। ये आपका पहला जो 2 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको कवर करा दिया है। आप इस क्वेश्चन को देखकर पता कर पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि कूलाम के नियम को पूरा डिराइव करना है। देखिए कूलाम का नियम हमने इसके पहले आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया, लेकिन 2 नंबर में वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से हम आपको 2 नंबर में वो क्वेश्चन कराएंगे।
दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि कूलॉम की नियम की व्याख्या कीजिए। अब आपको चीजें जो है ज्यादा विजिबल हो रही होंगी, क्योंकि पहले मैंने लाइट सामने रखी थी, अब मैंने लाइट को साइड में रख दिया, तो यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे स्पॉट या चमक वगैरह नहीं दिख रही होगी। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या है कि कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए। कूलॉम का नियम जो होता है वो हर साल पूछा जाता है, एक भी ऐसे सेट नहीं है या एक भी ऐसा साल नहीं है जब ये आपसे ना पूछा जाए। तो 2 नंबर में ये कैसे आएगा कि कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए। जब कूलॉम का नियम किसे कहते हैं पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा और फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, जो कि वेरी शॉर्ट में आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो कैसे आएगा कि कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए, जिसमें आपको पहले कूलॉम के नियम की परिभाषा, फिर फॉर्मूला और उसको डिटेल में डिराइव करके लिखना पड़ेगा, जैसा अभी हम डिराइव करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम है क्या? कूलॉम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले 2 बिंदु आवेश बनाते हैं जिन पर हम बल लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहला आपका बिंदु आवेश हो गया और ये आपका दूसरा बिंदु आवेश हो गया। अब पहले बिंदु आवेश का नाम क्या है? प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। और सेकंड आपका है क्या? माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कितनी होती है? r होती है, और इन पे लगने वाला बल जो है वो F है, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। तो परिभाषा से हम यहाँ पे पहले 2 समीकरण बनाएंगे। परिभाषा क्या कह रहा है कि कूलॉम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश यानी कि Q1 और Q2, इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत वाहक बल F जो होगा, यानी F जो है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश क्या है? दोनों आवेश आपका क्या है? दोनों आवेश Q1 Q2 है, ठीक है, प्लस Q1 मान लीजिए, और यहाँ पे जो माइनस Q है इसको हम Q2 मान लेंगे। तो Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है, तो ये समानुपाती का आपका निशान हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल का निशान हो गया। तो पहला समीकरण क्या बन गया? ये कि F इक्वल टू या F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और ये हमने कहां से बनाया? तो यहां से देखिए कि वैद्युत बल F जो है वो दोनों आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड क्या कह रहा है कि अब जो बल है वो क्या है? अब जो बल है वो दोनों आवेशों के तो समानुपाती है ही, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है उसके क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पे दूरी के वर्ग की क्या है? दूरी आपका r होता है, और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि 1/r², ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शनल कर देंगे, जिससे कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे आवेश पे प्रोपोर्शनल करा है तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती की बात हो रही है, तो 1/ क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा, और r² क्या है? दूरी का वर्ग है। तो ये दोनों समीकरण हमने परिभाषा से बना लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो मिला के देख लेते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है? F इक्वल टू Q1 इंटू Q2, तो मिलाएंगे जब, तो यहाँ पे समीकरण आपको दिख रहा है 1 और 2 मिलाने पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू आपका पहले प्रोपोर्शनल के साथ लिखते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल, यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे? Q1 इंटू Q2 अपान बटे में r² है, तो Q1 इंटू Q2 के बटे में r² हो जाएगा। समझ में आ गया? दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया है आपस में। अब जब दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 हम 1 की जगह
Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 हो जाएगा और बटे में आपका R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का या विक्रम या अनुक्रमानुपाती का जब निशान हटाते हैं तो इसके जगह एक कांस्टेंट लेते हैं, जो कि क्या लेते हैं, k परावर्तितांक लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हटाएंगे तो f इज इक्वल टू k इंटू क्या आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे k का भी एक मान होता है, k का क्या होता है, एक मान होता है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका k का मान होता है। तो अगर हम इस k की जगह 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो f इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर आ गया। और यही आपका कूलाम का नियम होता है, जो कि हमें पूरी तरह से प्रूव करके दिखाना था। तो समझ में आया। पहले परिभाषा से हम क्या करेंगे, जो कहेगा, जैसे कह रहा है कि वैद्युत बल जो F है ये दोनों आवेश Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, तो पहले हमने समानुपाती लिखा। फिर जो लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग, दूरी r है और उसका वर्ग यानी r स्क्वायर के विक्रमानुपाती है, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 अपान के बटे में लिखा जाएगा। हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीजें होती है वो बटे में लिखी जाती हैं। तो दोनों समीकरणों को हम अगर जोड़ देंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट k लिया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट k रखेंगे और k का भी एक मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे हम रख देंगे और पूरी तरह से जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो कूलाम का समीकरण निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें आपको डिटेल में वहां पे लिखनी पड़ेगी, पहले परिभाषा फिर उसको डिराइव करके यहाँ पे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये हो गया कूलाम का नियम की व्याख्या। ये स्क्रीनशॉट कर ले। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि 1 अपान 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक वैल्यू, एक मान होता है, जो कि कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, जो आपको याद होना चाहिए। ये कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं और समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी समझाइए। तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2025 में भी आया है, 23 में भी, 22 में भी, 18 और 17, यानी कि रेगुलर पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे पहले समविभव पृष्ठ क्या है ये समझते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु आवेश या बिंदुओं पर वैद्युत विभव कब बराबर होगा, जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में सभी जो आवेश है वो पूरी तरह से वितरित होगा, तो वहां पे वैद्युत विभव भी जो है वो बराबर रूप से वितरित होगा। जैसे इसको समझने के लिए, समविभव पृष्ठ को समझने के लिए पहले हम कोई एक गोला लेंगे, जो कि क्या है, ये आपका कोई एक वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कहा गया है कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव जो है वो बराबर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, वो बिंदु है जिस पर वैद्युत विभव जो बराबर होगा, तो इससे निकलने वाले जितने भी क्या है बल रेखाएं हैं, इन पर जो आवेश है वो क्या होगा, पूरी तरह से समान होगा। ठीक है, ये आपका बिंदु हो गया और इस पे पूरी तरह से प्लस क्यू चार्ज वितरित है। और प्लस क्यू चार्ज वितरित है तो इसका मतलब यह है कि इस पर विभव जो है वो समान है,
क्योंकि जो गोला होता है उस पर आवेश जो है पूरी तरह से वितरित हो जाता है, और आवेश क्यों वितरित है, इसका मतलब इसका विभव भी जो है वो बराबर और समान रूप से होगा। ठीक है, तो यही आपका समविभव पृष्ठ हो जाता है। और इससे ये जो रेखाएं निकल रही हैं इनको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये समझ में आया समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर आवेश या कह सकते हैं कि वैद्युत विभव भी जो है वो बराबर हो, वही पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं में पहली जो विशेषता है वो क्या है कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है, पहली है कि इसमें पृष्ठ के सभी बिंदु पर जो विभव भी है वो समान होगा। क्यों विभव भी समान होगा, क्योंकि गोले पे आवेश जो है पूरी तरह से फैला होता है, और जब गोला पे आवेश फैला होगा तो इसका मतलब आवेशों का जो विभव है वो भी बराबर और समान होगा। समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट ये आपका हो गया कि इसमें पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर आवेश समान है, जिसकी वजह से इसका विभव भी समान होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी मान लीजिए ये हमने आवेश लिया, ये वाला आवेश, और इसको हम इधर से दूसरे बिंदु यानी इस बिंदु तक लाने का सोच रहे हैं, तो यहां से यहां तक लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गोला है, आवेश पूर्ण रूप से वितरित है, तो हमें आवेश को यहां से यहां लाने में कोई वर्क कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज हमने लिखा है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दो समविभव पृष्ठ यानी कि जो दो बल रेखाएं हैं या दो समविभव पृष्ठ हैं, ये कभी भी आपस में या कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे मान लीजिए ये जो बल रेखा निकल रही है, सेकेंड बल रेखा उसकी विपरीत निकलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी निकल रही तो दूसरा इसी को काट के निकल जाए, नहीं, वो उसका जो सेकेंड बल रेखा है वो उसके बगल से निकलेगी। समझ में आ गया। यानी कि समविभव पृष्ठ में एक दूसरे को जो बल रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आखिरी पॉइंट क्या है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जो है वो हमेशा समविभव पृष्ठ को 90 डिग्री पर काटती हैं। कितने डिग्री पर, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सभी लगभग 90 डिग्री पर ही आके काट रही हैं। समझ में आ गया। ये आपका है समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर या किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है, लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जिसको हम C से डिनोट करते हैं, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, C इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D। ये आपका संधारित्र के प्लेट की धारिता होती है या समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट की धारिता होती है। अब हमसे पूछा क्या है कि ये जो धारिता C है ये किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है यानी डिपेंड कर रहा है। तो देखिए संधारित्र जो संधारित्र की धारिता C होती है ये हमेशा माध्यम के परावैद्युतांक K पर और आपका क्षेत्रफल A पर और जो इनके प्लेटों के बीच की दूरी D होती है इन पर निर्भर करता है। तो यही हम चीज लिखेंगे कि संधारित्र की जो धारिता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला आपका हो जाएगा क्या कि यह परावैद्युतांक K पर निर्भर करती है, K पर निर्भर
करती है। यानी अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता C जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल C प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपके K के। ठीक है, यानी C जो है वो K के प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, समानुपाती है। यानी जितना आप K का मान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा C का मान भी बढ़ेगा, और अगर आप K का मान घटाते हैं तो C का यानी धारिता का मान भी घट जाएगा। अब एक बार अगले साल 2025 में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी अगर हम माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो हम उसको ज्यादा किसी बर्तन में भर दें या माध्यम के परावैद्युतांक K को बढ़ा देंगे, तो जो संधारित्र की धारिता होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो क्या होगी, ये पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि धारिता जो होता है वो माध्यम के परावैद्युतांक K के हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा आप माध्यम का परावैद्युतांक K को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा धारिता भी बढ़ता जाएगा, यानी उतना ज्यादा संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी जितना ज्यादा आप माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा समानुपाती होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकंड बात क्या है कि जिस पर ये निर्भर करती है, सेकंड ये है कि संधारित्र की धारिता जो है यानी यह किस पर निर्भर करती है, धारिता C जो है यह आपका क्षेत्रफल पर, यह क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल किसके, A के। यानी जितना ज्यादा आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका संधारित्र की धारिता C भी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा क्षेत्रफल को कम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी धारिता भी कम होती जाएगी। समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल या समानुपाती का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप इधर की वैल्यू को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उतना ज्यादा आपके इधर की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। थर्ड पॉइंट क्या है जिस पर धारिता निर्भर करती है, थर्ड है कि प्लेटों के बीच की दूरी, ये जो D है इस पे संधारित्र की धारिता C निर्भर करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि धारिता, या लिख सकते हैं कि यह जो है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अब D चूंकि बटे में है, D बटे में है, और हमने अभी बताया कि जो चीजें बटे में होती है उसको हम 1/D या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं। तो यहाँ पे C यानी धारिता जो हो जाएगा वो 1/D के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती में समानुपाती का जस्ट उल्टा होता है। समानुपाती में क्या होता था, क्षेत्रफल बढ़ाते थे तो धारिता भी बढ़ती थी, जैसे यहाँ पे परावैद्युतांक भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे धारिता भी बढ़ेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा कि अगर आप दूरी को बढ़ा रहे हैं तो धारिता आपकी घटेगी, यानी उसका उल्टा होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप बढ़ाएंगे तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आपका घटता चला जाएगा, और अगर आप दूरी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो धारिता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया। यह हो गया आपका क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, और धारिता जो C है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो धारिता इन 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, अगर संधारित्र की धारिता जो है उसको बढ़ाएंगे तो हमेशा संधारित्र का जो परावैद्युतांक को अगर बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी, और सेकंड कि अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी या घटेगी। और थर्ड आपका पॉइंट क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी, यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप घटाएंगे तो धारिता जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ गया। ये स्क्रीनशॉट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तार की लंबाई जो है उसको खींचकर अगर हम दुगना कर रहे हैं, ठीक है, तब तार को एक नियत
विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार का प्रतिरोध पहले ज्ञात कीजिए कि जो तार आपने 2 गुना लंबा किया है उसका प्रतिरोध क्या होगा, और तार में जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनुगमन वेग vd है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमेशा तार की लंबाई को अगर आप 2 गुना, 4 गुना या 8 गुना भी करते हैं तो उसका प्रतिरोध उसका दुगुना हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे तार की लंबाई को क्या किया है, 2 गुना किया है, खींचकर कितना किया है, खींचकर तार को हम 2 गुना खींच रहे हैं, यानी मान लीजिए 1 मीटर तार है तो उसको हम खींचकर 2 मीटर का कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रतिरोध जो होगा वो 2 मीटर का दुगुना हो जाएगा, और 2 का दुगुना कितना होता है, 4 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि अगर आप तार की लंबाई को दुगुना करेंगे प्रतिरोध भी उसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तार की लंबाई 4 गुना है तो प्रतिरोध उसका दुगुना यानी कि 8 गुना हो जाएगा। इस तरह से प्रतिरोध निकाला जाता है। लेकिन अगर आप पदार्थ की प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो पहले ही हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रतिरोधकता जो होती है वो तार पर यानी कि चालक जो है उस पर डिपेंड नहीं करती। जो तार यहाँ पे हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसकी लंबाई पर, मोटाई पर या कह सकते हैं दूरी पर, इन सब पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्रतिरोधकता जो होता है ये हमेशा तार का पदार्थ किसका है, यानी तार किसका बना है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। यानी कि जो तार के बनाने की जो पदार्थ की जो क्षमता है उस पर निर्भर कर रही है। यानी हमेशा ये चालक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चालक किस पदार्थ का बना है प्रतिरोधकता उस पदार्थ पर निर्भर करती है। समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको क्लियर लिख कर भी बता देते हैं। तो पहला हमको क्या निकालना है कि माना एक तार की लंबाई जो है उसको खींचकर 2 गुना किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध अगर हम निकालें, जो कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो प्रतिरोध जब आप निकालते हैं तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला जनरेट खुद से कर सकते हैं, जो कि क्या होता है कि आपने प्रतिरोध निकालना है। पहले यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया होगा जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है, यानी R प्रतिरोध पहले से जो है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नया प्रतिरोध। एक फॉर्मूला होता है नया प्रतिरोध इज इक्वल टू गुना का स्क्वायर। गुना क्या हो जाएगा, यानी कितना गुना आप तार को खींच रहे हैं, 2 गुना खींच रहे हैं, 3 गुना खींच रहे हैं, 4 गुना खींच रहे हैं, जितना भी गुना आप तार को खींचेंगे उतने का स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर आप तार को 2 गुना यानी कि 2 गुना खींच रहे हैं तो यहाँ पे हम गुना का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इनटू में हम क्या करेंगे, पुराना प्रतिरोध, ठीक है, पुराना प्रतिरोध जो होगा उसको लेंगे। समझ में आ गया। यानी फॉर्मूला क्या हो गया कि नया प्रतिरोध जो हमें निकालना है उसका नया प्रतिरोध इक्वल टू गुना का स्क्वायर। अब गुना को हम क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर भी लिखा जाता है। गुना को डायरेक्ट n का स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले पे अगर हम रख के प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका R डैश इक्वल टू, क्योंकि हमें पहले से पुराना प्रतिरोध R जो है वो पता होता है, पुराना प्रतिरोध हमेशा R है। यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं दी गई है, केवल एक वैल्यू दी गई है कि तार की लंबाई को खींचकर दुगुना किया जा रहा है। तो यहाँ पे गुना का स्क्वायर यानी कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 गुना का स्क्वायर कर देंगे, इनटू में पुराना प्रतिरोध R हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध जो निकल के आएगा R डैश इक्वल टू 2 दूनी 4 इंटू R हो जाएगा। यानी प्रतिरोध कितना निकल के आया, प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और यही चीजें हमने आपको पहले ही समझा दी थी कि जब आप प्रतिरोध निकालेंगे तार की लंबाई अगर 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी की गई होगी तो प्रतिरोध उसका दुगुना हो जाएगा। जैसे तार की लंबाई 2 गुनी है तो प्रतिरोध उसका भी 2 गुना हो गया, यानी कि 2 का सीधा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे तार की लंबाई को 4 गुना किया जाता तो प्रतिरोध उसका दुगुना यानी कि 8 गुना हो जाता है। तो ऐसे आप किसी भी तार का नया प्रतिरोध या प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि नया प्रतिरोध इक्वल टू गुना का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं
तो उस तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमने बताया कि प्रतिरोधकता जो होता है यह आपके प्रतिरोध के जैसा नहीं होता, ये प्रतिरोध से अलग है। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई पर कौन डिपेंड करता है, तार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पर हमेशा प्रतिरोध डिपेंड करता है, जबकि प्रतिरोधकता जो है ये तार किस पदार्थ का बना है इस पर निर्भर करता है। यानी चालक के या तार के जो पदार्थ होते हैं उस पर कौन निर्भर करता है, ये आपका प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर अगर हम लिखना चाहें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकंड हम इधर यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि क्या है आपका पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पदार्थ की प्रतिरोधकता की अगर बात करें, प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। अभी हमने एक लाइन आपको बताया कि तार का जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, ये आपका प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रतिरोधकता जो रो है ये कभी भी चालक के प्रकृति पर, किस पे, चालक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चालक की जो प्रकृति होती है इस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधकता, रोधकता यानी कि रो जो है ये चालक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पे निर्भर करती है, बल्कि चालक की जो प्रकृति है, चालक की प्रकृति यानी कि वो तार जो है किस चीज का बना है इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता हमेशा किसी भी चालक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो चालक किस पदार्थ का बना है इस पर निर्भर करती है। तो ये पहले दो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर थर्ड जो हमसे पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम तार की लंबाई 2 मीटर खींचकर कर देते हैं। तो देखिए प्रतिरोध का आपको तो पता चल गया कि तार की लंबाई को खींचकर दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी उसका दुगुना हो जाएगा। और पदार्थ की प्रतिरोधकता का अगर पता करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप तार की लंबाई को दुगुना कर रहे हैं तो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होगी वो नहीं बढ़ेगी, यानी जैसा का तैसा ही रहेगा। तो थर्ड आपसे क्या पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को निकालेंगे तो आपको पता होगा कि अनुगमन वेग का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनुगमन वेग को हम v सफिक्स d यानी कि vd से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा E जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है इंटू V जो आपका वेग है अपान आपका हो जाएगा क्या m इंटू एल, और पूरे के इंटू में क्या हो जाएगा ताऊ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले फॉर्मूले में तो E आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है, V आपका वेग है, m आपका द्रव्यमान है, L आपकी लंबाई है और T आपका क्रांतिकाल है। क्रांतिकाल क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर होने में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के टक्कर होने में जितना समय लगेगा वह समय ही आपका क्रांतिकाल ताऊ कहलाता है। समझ में आ गया, ये तो हमने आपको फॉर्मूला समझा दिया। अब आपसे कहा क्या है कि अगर हम तार की लंबाई L को खींचकर दुगुना कर रहे हैं, यानी हमें अनुगमन वेग कब निकालना है, Vd कब निकालना है, जब हम तार की लंबाई को देखेंगे। तो यहाँ पे Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/, लंबाई से हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इस लंबाई को आपको क्या करना है, इस लंबाई L को आपको 2 गुना कर देना है, यानी अगर हम अनुगमन वेग अगर अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को हमें दुगुना करना है। तो लंबाई L की जगह हम 2 रख देंगे, यानी अनुगमन वेग जो Vd होगा वो क्या हो जाएगा, जब तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो अनुगमन वेग जो Vd है ये लंबाई का आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर लिखा जाए तो क्या होगा कि अनुगमन वेग जो है, अनुगमन वेग जो है
वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। ये स्क्रीनशॉट कर ले, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखकर ही पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये जरूर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर या कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा। रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। अब यहां से हमें विशिष्ट प्रतिरोध रो नहीं चाहिए, यहां से हमें प्रतिरोध चाहिए, और वो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है हमको ये बताना है। तो अगर हम यहाँ से आर यानी कि प्रतिरोध निकालेंगे, तो आर हम यहाँ बाहर कर रहे हैं, तो आर के जगह पे हम रो को क्या करेंगे, रख देंगे। तो रो इंटू ए अपान एल जो है ये हमारा प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है। विशिष्ट प्रतिरोध रो का फॉर्मूला है, लेकिन नीचे जो आपका फॉर्मूला है ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है। अब हमें इस प्रतिरोध के फॉर्मूले से देखकर बताना है कि प्रतिरोध R जो है वो किन किन कारणों पर या किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो R आपको सीधे देख के पता चल रहा होगा कि प्रतिरोध R जो है वो लंबाई L पर, क्षेत्रफल A पर और पदार्थ के चालक के प्रकृति पर, यानी कि पदार्थ के प्रकृति रो पर निर्भर करती है। तो यही चीजें अगर हम लिख दें तो क्या होगा कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर या राशियों पर निर्भर करती है। पहला कारक या राशि क्या है कि क्षेत्रफल A पर, प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है या करता है। सेकंड आपका क्या है कि यह चालक की लंबाई L पर भी निर्भर करता है, यानी R जो है ये लंबाई L पर भी निर्भर करेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि यह चालक के पदार्थ की प्रकृति रो जो है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका क्या कि प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है और प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर ले। इससे ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है और किन किन राशियों पर निर्भर करता है ये लिखना है। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है वैसा है। यहाँ पे आपको एक सूत्र जो है वो स्थापित करना है, वो भी क्या है कि चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट, किसमें, म्यू नॉट, तथा वैद्युतशीलता यानी अपसाइलन नॉट, इन दोनों में संबंध स्थापित कीजिए, यानी इन दोनों का सूत्र निकालिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट इंटू अपसाइलन नॉट का सूत्र ज्ञात कीजिए, या आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि C इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इंटू अपसाइलन नॉट जो होता है इसको प्रूफ कीजिए। तो अभी इसी चीज को हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि C इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट इंटू अपसाइलन नॉट कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि सबसे पहले आपको चुंबकशीलता का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैद्युतशीलता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर दोनों फॉर्मूले से ही आप इन दोनों के बीच में संबंध निकालेंगे, यानी कि म्यू नॉट इंटू अपसाइलन नॉट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे चुंबकशीलता का जो एक फॉर्मूला होता है, चुंबकशीलता जो होता है, चुंबकशीलता ये क्या होता है, म्यू नॉट, और इसका एक मान होता है जो कि कितना होता है, चुंबकशीलता म्यू नॉट का एक मान होगा 4 पाई इंटू में आपका हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा, आपके चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है कि वैद्युतशीलता का मान निकालिए। तो ये तो हुआ चुंबकशीलता का फॉर्मूला या उसका मान। अब अगर हम वैद्युतशीलता लिखें, वैद्युतशीलता निकालेंगे,
जो कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन हम डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं लिखेंगे, पहले हम एप्सिलॉन नॉट का भी एक मान होता है जो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू में से हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो यहां से अब हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक मान होता है जो कि अभी हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में जब हमने कूलाम का नियम बताया, तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो क्या होगा, 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, ये आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब हमको तो चाहिए क्या, वैद्युतशीलता, और वैद्युतशीलता आपका एप्सिलॉन नॉट यानी कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये 1/4 पाई इंटू में, अब ये जो मान है ये भी हम गुणा कर देंगे 9 इंटू 10 घाते 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो प्रॉपर मान निकल के आया है ये आपका वैद्युतशीलता का मान निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध, यानी कि देखा जाए तो हमको निकालना है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान, यही हमको निकालना है। इन दोनों के बीच यही हमको सूत्र स्थापित करना है, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र आपका C इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, या इसके पहले भी एक फॉर्मूला आएगा वो आपका होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। हमें निकालना है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे म्यू नॉट का मान निकल गया, और यहाँ पे अभी हमने एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल लिया। अब यहां से अगर हम क्या करें, म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता इंटू वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू रखिए। पहले आपके चुंबकशीलता का मान कितना है, 4 पाई गुणे 10 घाते 7 माइनस के साथ, ये आपका हो गया किसका वैल्यू, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका चुंबकशीलता का मान हो गया। अब इसका पूरे का गुणा हमें किसके साथ करना है, इस पूरे का गुणा हमको करना है इस एप्सिलॉन नॉट के साथ। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपका है 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीजें। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, और बचेगा क्या आपका 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे 10⁻⁻7 है, तो -7 और -9 +9 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻+16। ये प्लस के 16 कैसे आएगा, जब माइनस का 7 और 10 घाते प्लस का 9 आप जोड़ेंगे तो 10 घाते प्लस का 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 यहाँ पे हमारा बचा हुआ था, 9 भी हमने लिख लिया, और 1 भी बचा था, तो 1/9 गुणे 10 घाते 16 हो जाएगा। और ये किसका मान निकला है, ये आपका म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता इंटू वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एक निकल के आया है। अब इसी को अगर हम चाहें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 9 गुणे 10 घाते 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 गुणे 10 घाते 8 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे। देखिए यहां पे अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और 10 के घाते 8 है, 10 के घाते 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 घाते 16 ही आएगा। यानी चाहे आप 9 गुणे 10 घाते 16 लिखिए, या उसी को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 घाते 8 का स्क्वायर। चीज एक ही है, मतलब एक ही निकलेगा, वैल्यू आपका सेम ही है। हमने कुछ नहीं चीज किया, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। क्यों, क्योंकि 10 गुणे 3 घाते 8 जो होता है मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ये किसका मान होता है, ये आपका देखिए प्रकाश की चाल C इक्वल टू क्या होता था, 3 गुणे 10 घाते 8 होता था, यही होता था मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे C लाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 9 गुणे 10 घाते 16 को पहले 3 गुणे 10 घाते 8
मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिखेंगे ताकि हम यहाँ पे प्रकाश की चाल c का मान रख सकें। तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि c का वैल्यू भी होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा यही आपका यहाँ पे c का स्क्वायर होगा, क्योंकि c की वैल्यू तो केवल 3×10⁸ ही है ना, उसका स्क्वायर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो c का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यही हमको निकालना था कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में जो सूत्र स्थापित होगा वो क्या हो जाएगा कि चुंबकशीलता और विद्युतशीलता का गुणा अगर आप करते हैं तो 1/c² आएगा। और ये कैसे आया हमने आपको डिटेल में बता दिया। चुंबकशीलता का फॉर्मूला ये होता है और विद्युतशीलता का फॉर्मूला हमने ये निकाला। जब दोनों का आप गुणा करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल 1/9 × 10⁻16 बचेगा। अब 9 × 10⁻16 को हम चाहें तो 3×10⁸ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि प्रकाश की चाल होती है, वो भी किसकी लाइट की। तो यहाँ पे हम इसके जगह c लिख देंगे, c का स्क्वायर कर देंगे। अब ये तो फॉर्मूला हुआ आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हमको कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि प्रूव कीजिए कि c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट कैसे होगा, तो हमें इसी फॉर्मूला को, यानी कि आपको पहले इतना प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इतने प्रोसेस के बाद आपको इस फॉर्मूले को इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम इतने में सॉल्व कर देते हैं। देखिए इतने में ही सॉल्व कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला मेन निकल के आ गया है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो c स्क्वायर, क्योंकि हमें इस रूप में निकालना है, अब हमको इस रूप में प्रूफ करना है, यानी c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के रूप में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस c स्क्वायर को हम इधर लाएंगे बराबर के, फिर हम लिखेंगे क्या कि 1/c² इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम इसी को चाहें केवल c का मान निकालेंगे जब, तो हम लिख सकते हैं क्या 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको प्रूव करना था। अगर आपसे प्रूव करने को कहेगा कि c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा, तो आप ऐसे निकालेंगे। और अगर प्रूव करने को नहीं कहेगा तो आप यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपका यही है कि विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध क्या है, 1/c² का संबंध है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वो 1/√ चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा चित्र स्थापित डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन था, इसलिए ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो अब देखेंगे आपका 8वां क्वेश्चन क्या है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो धारा सुग्राह्यता सबसे पहले क्या होता है ये देखेंगे कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिभाषा एक बार और देख लेते हैं कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो धारा सुग्राह्यता होती है ये हमेशा विक्षेप के बराबर होती है ना। तो यहाँ से IS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N इंटू A इंटू B/C। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ से अगर देखें, ये तो IS जो है आपका ये धारा सुग्राह्यता है और ये आपका कंप्लीट धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ से देखें तो N इज ये आपका क्या है, सबसे पहले तो N देख लेते हैं। N इक्वल टू हो जाएगा आपका कुंडली में जो तार के फेरे होते हैं उसकी संख्या, यानी कुंडली में फेरों की संख्या। फिर उसके बाद आपका जो A है वो क्या है, उसके बाद आपका जो A है वो क्या है,
क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, बी आपका चुंबकीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका होगा जो ऐंठन बल युग्म, ठीक है, ये हो गया आपका सी ऐंठन बल युग्म। अब इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टेज सुग्राहिता क्या है। ये तो हो गया आपका धारा सुग्राहिता, लेकिन अगर आपसे वोल्टेज सुग्राहिता पूछेगा तो आप क्या कहेंगे। वोल्टेज सुग्राहिता जो होती है, ये सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं वोल्टेज सुग्राहिता की, तो एकदम सेम होगा जैसे आपका धारा सुग्राहिता है वैसे ही वोल्टेज सुग्राहिता होगा, बस धारा सुग्राहिता में IS होता है और वोल्टेज सुग्राहिता में VS हो जाएगा। परिभाषा क्या है, यह कुंडली में सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब वहाँ पे धारा था प्रति एकांक धारा, लेकिन यहाँ पे हम वोल्टेज सुग्राहिता देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रति एकांक वोल्टेज हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, VS इज इक्वल टू कुंडली में सिरों पर लगाए गए जो प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर जो विभव होगा वही आपका वोल्टेज सुग्राहिता होगा। तो यहाँ से अगर VS हम निकालेंगे तो VS इज इक्वल टू सेम फार्मूला होगा N इंटू A इंटू B अपान C। अब यहाँ पे विभव V लेने के कारण यहाँ पे हम R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। अब यहाँ पे सब फार्मूला का आपको पता ही है, N क्या है, B क्या है, A क्या है, C क्या है, लेकिन R आपको नहीं पता, तो R आपका क्या है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे एक अलग चीज़ आई थी जो कि क्या है R, और R आपका प्रतिरोध होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे जो कि आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। अब स्वप्रेरण गुणांक जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। सबसे ज़्यादा स्वप्रेरण गुणांक ही पूछा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम स्वप्रेरण गुणांक ही सबसे पहले समझेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पूछा गया है। स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है, सबसे पहले तो इसका परिभाषा देखेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर आपका di/dt होगा उसके एकांक होने पर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमसे परिभाषा, मात्रक व बीमा पूछी गई है, तो यहाँ पे हम पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो L इज इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा I अपान डेल्टा टी क्या है, धारा परिवर्तन का दर है, अब माइनस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा या स्थिति बताती है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे di अपान dt को अगर हम क्या कर दें, एकांक कर दें, इसको di अपान dt को देखो यहाँ पे अगर di अपान dt को हम एकांक कर दें परिभाषा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये जो आपका L है ये किसके बराबर हो जाएगा, L इक्वल टू माइनस E के बराबर हो जाएगा, यानी कि संख्यात्मक मान के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे संख्या 1 रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल सूत्र ही निकालना था, तो हम यहाँ पे केवल फॉर्मूला या सूत्र ही निकालेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हमसे मात्रक और बीमा भी पूछी है, तो सबसे पहले मात्रक देखते हैं। मात्रक आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आपका होता है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक जो होगा वो होगा हेनरी, जिसको हम कैपिटल H से लिखते हैं। उसके बाद इसकी बीमा देखते हैं। बीमा इसका क्या हो जाएगा, इसकी बीमा जो होगी वो हो जाएगा ML2T-2A-2, ठीक है। ये इसका बीमा हो गया ML2T-2A-2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मात्रक और बीमा। तो ये आपका हो गया स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, फॉर्मूला और मात्रक और बीमा डिटेल में हमने देख लिया।
आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात जो है वो हम डायग्राम से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो आपका परिणमन अनुपात क्या होता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, जो देखिए आपका NS है, ये सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, कैपिटल N आपका फेरों की संख्या दिखाता है और S आपका जो है वो सेकेंडरी कुंडली को बताएगा। तो ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या NS है तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या NP है। P आपका प्राइमरी कुंडली को दर्शाएगा, N आपका प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या को बताता है और इन दोनों के अनुपात को ही परिणमन अनुपात R कहते हैं। तो परिणमन अनुपात R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल NS, क्योंकि द्वितीय कुंडली है तो पहले कैपिटल NS अपान फिर क्या होगा आपका यहाँ पे इसके बाद NS के बाद द्वितीय कुंडली के बाद प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली आपका क्या है NP, तो NS अपान NP का जो अनुपात है वही आपका परिणमन अनुपात R कहलाएगा। अब इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, परिणमन अनुपात R को ही हम लिख सकते हैं VP अपान VS। VP अपान VS क्यों लिखेंगे, देखिए VP अपान VS जो है यहाँ पे VP जो है वो प्राथमिक कुंडली में विभव और VS आपका द्वितीय कुंडली में विभव को दर्शाता है। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS अपान VP भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, परिणमन अनुपात, वो भी डिटेल में। ये आपका VP जो है वो प्राथमिक कुंडली में विभव और VS जो है आपका द्वितीय कुंडली में विभव को बताता है। तो ये हमने डिटेल में देख लिया ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कैसे निकालते हैं। और ये ट्रांसफार्मर के दो कुंडली होती हैं, पहला NS यानी कि NS का मतलब है सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, NP का मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये डिटेल में हमने देख लिया ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है और उसका फॉर्मूला। ये स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां आपका क्या है कि एक प्रेरण की प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रेरण की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज का कालांतर निकालते हैं। ठीक है, तो धारा और वोल्टेज का कालांतर के बाद आपको इसमें प्रेरण प्रतिघात निकालना है। प्रेरण प्रतिघात का जो फॉर्मूला है बहुत जगह न्यूमेरिकल के रूप में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर जो होगा वो कितना होगा, पाई अपान 2 रेडियन, या इसी को हम 90 डिग्री भी कहते हैं। अब अगर 90 डिग्री को आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपान 2 ही लिखेंगे। ये आपका हो गया क्या कि एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पाई अपान 2 रेडियन या 90 डिग्री होती है। अब इसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का जो फॉर्मूला है वो भी लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, अब हम ये निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात इज इक्वल टू होता है यानी कि XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा L जो है ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टेज के बीच कालांतर और उसके बाद प्रेरण प्रतिघात क्या होगा वो। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के गुण के बारे में है। ठीक है।
तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। एक भी ऐसा साल नहीं है कि आपसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण ना पूछे जाएं। तो सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण जो है वो देखते हैं। अब इसमें आपका पहला गुण जो है वो क्या है कि ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होंगे ये हमेशा त्वरित आवेशित कणों के द्वारा ही उत्पन्न होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि ये तरंग प्रकाश की तरह परावर्तित तथा अपवर्तित भी हो सकती है। यानी वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ये प्रकाश यानी लाइट की तरह परावर्तित और अपवर्तित हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम यानी कोई भी के परावैद्युतांक या कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं ये बिना माध्यम के ही संचरण करती है। उसके बाद आपका अगला यानी फोर्थ पॉइंट क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है यानी वैद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा है ये वैद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विभाजित हो जाएगी। पहले वैद्युत क्षेत्र में विभाजित हो जाएगी ऊर्जा, फिर चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होगी। यानी जो बची ऊर्जा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित हो जाएगी। तो ये हमने आपके 12 क्वेश्चन जो थे वो देख लिए हैं। फिजिक्स पार्ट 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले वो कवर कर लिए हैं। अब आपको सेकंड पार्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको फिजिक्स पार्ट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहाँ पे पूछ सकते हैं। माइक की इशू है इसलिए हम वॉइस रिकॉर्ड करके इसमें डाल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह को ना देखिए, केवल वॉइस पे ही फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।